नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की ओर से स्थानीय युवाओं के लिए लागू किए गए 75% आरक्षण और अब उस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से लगाए गए स्टे को लेकर। आज हरियाणा सरकार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने के लिए बनाए गए कानून पर रोक लगा दी। इस कानून के पीछे सरकार की मंशा यह थी कि प्रदेश के युवाओं को निजी कंपनियों में आसानी से नौकरी मिल सके, रोजगार के अवसर बढ़ सके, लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। दरअसल गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आज कोर्ट ने फैसले की समीक्षा को जरूरी माना और इस पर रोक लगा दी। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया था और वो फैसला था हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने का। इसके पीछे सरकार की मंशा थी कि प्रदेश के युवाओं को निजी कंपनियों में आसानी से नौकरी मिल सके, रोजगार के अवसर बढ़ सके। लेकिन अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका देते हुए इस पर रोक लगा दी है। दरअसल गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। गुरुवार को कोर्ट ने फैसले की समीक्षा को जरूरी माना और फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के आधार पर लोगों को जॉब दी जाती है। अगर निजी कंपनियों से कर्मचारियों को चुनने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो वो अपने कारोबार को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। याचिका में कहा गया कि हरियाणा सरकार का ये फैसला योग्य लोगों के अधिकारों का हनन है। ये फैसला उन पढ़े लिखे युवाओं के अधिकारों का हनन है जो कि अपने टैलेंट के आधार पर देश के किसी भी हिस्से में नौकरी करने के लिए स्वतंत्र हैं। गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वकील ने कोर्ट से कहा कि ये कानून लागू होने से निजी क्षेत्र को नुकसान होगा और हरियाणा में अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। इस कानून से हरियाणा के विकास को नुकसान होगा और बाहर से आए लोग पलायन करने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं। अब जैसे ही हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। जहां सत्ता पक्ष ने कहा कि हम मजबूती से केस लड़ेंगे और जीतेंगे भी, तो वहीं विपक्ष ने कहा कि सरकार कोर्ट के अंदर अपना पक्ष ही नहीं रख पाई और ये सरकार का एक जुमला था जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। आखिर हरियाणा के युवा के रोजगार के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। तो ये जो 75% का जो कानून यानी हाई कोर्ट ने जिसके ऊपर स्टे दिया है, अभी केस वहाँ चलेगा। हम मजबूती से उस केस को लड़ेंगे। और वैसे ऐसा उदाहरण पहले भी है, जब हमने एक बार पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बनाया था, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था, उसके विपरीत निर्णय भी दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके और उसको अपहेल्ड करा के लाए थे और वो अपहोल्ड हुआ और बाद में वो लागू हुआ। इसी प्रकार मैं मानता हूं कि ये 75% वाला जो कानून है, इसमें भी हाई कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो फिर बाद में इसको बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई सेटबैक के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। कोर्ट की कुछ शंकाएं हो सकती हैं और कोई भी मामले में कोर्ट की जब शंका होती है तो उस पर कोर्ट स्टे लगा करके अगली तारीख तय करता है। आज सरकार से रिप्लाई मांगा गया है, सरकार रिप्लाई फाइल करेगी और निश्चित तौर पर ये तो अगली ही तारीख में स्टे वेकेट हो जाएगा। स्टे तो बहुत सारी चीजों में लगता है, ये तो अन्य प्रदेशों में कानून लागू है। हरियाणा में भी दुष्यंत जी ने लागू करवाया, हमारी सरकार ने लागू किया और इसको भी किसी भी तरीके से कोई सेटबैक या कोई उस हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए। जब से इन्होंने दिया, कांग्रेस पार्टी ने, मैंने खुद इस बात को, इस पर सवालिया निशान उठाया था कि आप ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। इन्होंने बार बार इसको अमेंड भी किया, आपको याद होगा। पहले इतना हम वो करेंगे, डोमिसाइल की कहानियां,
और फिर सीलिंग की 50,000 तक इतने वो करेंगे। तो ये पहले दिन से साफ नजर आ रहा था कि ये केवल लोगों को, हरियाणा के युवाओं को बरगलाने की बात थी। और वो अगर हाईकोर्ट की रोक लगी है, किस बात पर लगी है इसका मुझे जानकारी नहीं है, आपसे ही जानकारी मिली है, लेकिन ये बुनियादी रूप से केवल युवाओं को बरगलाने का एक और पैंतरा था और एक और जुमला था। सरकार का युवकों को 75% रोजगार देना जो है वो जुमला बनकर साबित हो गया है। आज कोर्ट ने जो है उसके ऊपर जो है रोक लगा दी है। और मैं केवल ये पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने ऐसा कानून क्यों बनाया जिस कानून के अंदर इतनी खामियां थी कि सरकार जो है उसकी पैरवाई सही तरीके से जो है कोर्ट के सामने नहीं कर पाई। तो ये स्पष्ट है कि इनका मकसद केवल बेरोजगार जो हमारे बच्चे जो घूम रहे हैं उनको गुमराह करने का मकसद इस सरकार का था, वो और आज साबित हो गया है। आपको बता दें कि स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम 2020 15 जनवरी को ही प्रदेश में लागू हुआ था। इस कानून को 10 साल तक प्रभावी रहने की बात भी कही गई थी। स्टार्टअप को कानून में 2 साल की छूट रहने की बात भी कही गई थी। साथ ही ITI पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने को कहा गया था। इस अधिनियम के तहत कहा गया था कि योजना का लाभ हरियाणा के मूल निवासी को ही मिलेगा और इसकी निगरानी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उप निदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे। बहरहाल अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से इस कानून पर स्टे लगा देने से हरियाणा सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो बिल्कुल एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया था, एक कानून सरकार ने बनाया था और इसके पीछे सरकार की मंशा यही थी कि भाई हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिले, उनको निजी सेक्टर में भी रोजगार मिले और 30,000 रुपये तक की नौकरियों में यह लागू था। लेकिन इस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से स्टे लगाया गया है क्योंकि कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस कानून की समीक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस तरीके से इसको जल्दबाजी में लागू करना वो ठीक नहीं है। हालांकि सरकार का यह दावा है कि हमने इसमें किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, हमने तमाम लोगों से इसको लेकर बातचीत की है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि जो तमाम जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इसका विरोध कर रहे थे और उनका यह कहना था कि भाई टैलेंट और स्किल वो भी कोई चीज होती है, उसका भी कहीं ना कहीं कोई रोल होता है और अगर टैलेंट और स्किल को ना देखकर आप रिजर्वेशन के आधार पर किसी को नौकरी देते हैं तो वो ठीक नहीं रहेगा। ये हमारी इंडस्ट्री के लिए भी ठीक नहीं है और प्राइवेट सेक्टर में इस तरीके से रिजर्वेशन को लागू करना वो कहीं ना कहीं कंपनियों के लिए भारी नुकसानदेह साबित हो सकता है और इसीलिए लगातार इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे। लेकिन सरकार का यह दावा है कि इससे रोजगार मिलेगा, भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन स्थानीय युवाओं के लिए इसको लागू किया गया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा में ही इस तरीके का जो कानून है वो लागू किया गया लोकल रिजर्वेशन का। इससे पहले भी हमने देखा है कई राज्य ऐसे हैं जिसमें मध्य प्रदेश भी है, आंध्र प्रदेश भी है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर वो राज्य इस कतार में है, यानी वो भी चाहते हैं कि अपने यहां पर लोकल रिजर्वेशन को लागू करें और इसीलिए हरियाणा सरकार की ओर से भी एक ये बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हुए, लेकिन सरकार अभी भी अपनी बात पर अडिग है और सरकार का यह कहना है कि ठीक है, कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है, कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है और जो रोक लगाई है उसमें अब हम मजबूती के साथ अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखेंगे। अगर हाईकोर्ट में एक बार फिर से हमारी बात को नहीं सुना जाता है, वहां से एक बार फिर से मान के चलिए कि हम अपना पक्ष रखते हैं लेकिन कोर्ट को वो पसंद नहीं आता है, तो हमारे पास एक और विकल्प है, हम सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ जो हमने वादा किया है हरियाणा के युवाओं से, हरियाणा के लोगों से 75% रिजर्वेशन को लेकर, वो रिजर्वेशन हर हाल में उनको दिया जाएगा। आपको याद होगा कि जेजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, जो चुनावी वादा था उनका, वो ये था और इसको लेकर क्योंकि गठबंधन की सरकार है, ऐसे में बीजेपी भी इसके लिए राजी हो गई।
दोनों ने मिलकर यह तय किया कि इसको हरियाणा में लागू किया जाए। पिछले साल ही इसके लिए अधिसूचना जारी हुई थी और अभी हाल ही में 15 जनवरी से ही ये पूरे प्रदेश में लागू हुआ था, जहां प्राइवेट सेक्टर में यानी कि निजी कंपनियों में 30% जो रोजगार है वो युवाओं को दिया जा सकता है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। कौन कौन मौजूद हैं उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से विजेंद्र नेहरा जी हैं। इसके अलावा हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं इनेलो की तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले विजेंद्र नेहरा जी, मैं आपके पास आते हुए कैसे देख रहे हैं, आप मानते हैं कि आपकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है? भाई आप तो ये कह रहे थे कि आप हरियाणा के युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, उनको आप इस आरक्षण का लाभ देना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट को ऐसा लगता है, अदालत को ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी समीक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए स्टे लगा दिया। मानते हैं झटका है सरकार के लिए? अमित जी, आपको आवाज आ रही है ठीक से मेरी? हाँ, मुझे आ रही है विजय जी, बोलिए आप। अमित जी देखिए, हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की जो सरकार है वो लगातार प्रयत्नशील है। हम लोगों का प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश के जो लोकल युवा हैं उनको प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिले, इसीलिए 75% का रिजर्वेशन का कानून ये सरकार लेके आई थी। और आज जरूर हाईकोर्ट ने 75% स्थानीय युवाओं को जो आरक्षण देने के मामले में स्टे दिया है, लेकिन अमित जी आपको पता है स्टे तो बहुत सारी चीजों पे मिलता है। हाईकोर्ट के अंदर मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और इस मामले में अगर जरूरत पड़ा, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अमित जी नहीं चाहती कि हरियाणा प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिले, और हरियाणा सरकार से हाईकोर्ट ने अगर जवाब मांगा है तो उसका जवाब मजबूती के साथ हम देंगे। और ये कोई अकेला हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा कानून नहीं है अमित जी, और भी प्रदेशों के अंदर इस तरह का कानून है। थोड़ी लगाई है, तो कोर्ट ने लगाई है, इसमें कांग्रेस कहां से आगे बीच में? ये तो अदालत का फैसला है ना, तो कांग्रेस को कहां से ले आए आप? अमित जी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी कुमारी शैलजा जी ने आपकी बाइट में कहा कि हमने पहले ही मना किया था, इस तरह का कानून आप मत लाइए, तो वो विरोध कर रही थी। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2-3 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं तो अपनी सरकार के शासनकाल में पहले ही हरियाणा प्रदेश के अंदर इस कानून को रच चुका हूं। तो खेमेबाजी, ग्रुपबाजी किस तरह का है, विरोध कैसा है, वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ पंजाब के अंदर इनके मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार है चरणजीत सिंह चन्नी, अमित जी, वो हर भाषण में ये कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी, मैं मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा ने आज क्या कहा वो सुना आपने विजेंद्र जी? सुन लीजिए भूपेश सिंह हुड्डा ने आज क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, वो सुना आपने? वो कह रहे थे ये जुमला था, ये एक और जुमला था जिस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कहा, मैंने वो सुना, जिसमें उन्होंने ये कहा था हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरी सरकार में पहले से ये कानून लागू था, इन्होंने नया क्या कर दिया, मैंने वो सुना। जब इन्होंने बोला हमने पहले से लागू कर रखा है, अगर पहले से लागू कर रखा है तो रोजगार क्यों नहीं दिया, और रोजगार नहीं दिया तो अगर आपने लागू कर रखा था इसको विरोध क्यों कर रहे हैं? और पंजाब के अंदर आपके मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं मेरी सरकार बनेगी तो 100% बेरोजगार युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का हम काम करेंगे, आरक्षण देंगे उनको। और आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में सरकार में शामिल है, कानून वहां पे लागू है, झारखंड के अंदर ये वहां पे है, वहां पे लागू है, अपने राज्यों के अंदर इन्होंने क्यों कर रखा? और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं सबसे पहले वहां पे ये लोग इसको खत्म करें। और इन्होंने एक प्रयास पहले भी किया था अमित भाई, इन्होंने एक प्रयास किया था जब पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून हरियाणा प्रदेश के अंदर, हमारे आदरणीय वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष है कृषि मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, जब पढ़ी लिखी पंचायतों का हम कानून लेके आए थे उस समय भी इन्होंने विरोध किया था, हाईकोर्ट ने स्टे किया था, हमारे खिलाफ निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग लड़ाई जीत करके आए। इसी तरह से पढ़ी लिखी पंचायतों का मामला जैसे हमने जीता, हरियाणा का जो बेरोजगार युवा उसके हक की लड़ाइयों के लिए, उसके अधिकार के लिए हरियाणा सरकार लड़ती रहेगी। जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को उनका अधिकार दिलाएंगे। और स्थानीय कंपनियों में 75% रोजगार का ये कोई नया कानून नहीं है, अन्य प्रदेशों में पहले से लागू है, इसको हम लागू करा के रहेंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो उद्योगपति हैं हमारे, उनके साथ कई दौर की वार्ता हमारी सरकार ने अमित की है, कई दौर की वार्ता हमने की है। पहले 50,000 रुपए की कैपिंग थी, उसको हमने 30,000 रुपए में हम लेके आए हैं। उद्योगपतियों को याचिका को लगाया गया, ये याचिका भी उन्होंने डाली मामले में हरियाणा प्रदेश ने तरक्की की है। मैं वही तो जानना चाह रहा हूं आपसे कि आपने उनसे बातचीत की, सारी बातें आपकी हुई, उसके बावजूद भी वो इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने याचिका डाली है। पता होगा आपने किसने याचिका डाली है हाईकोर्ट में? अमित जी देखिए, क्योंकि औद्योगिक संगठन बहुत सारे हरियाणा प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, तो सभी लोग संतुष्ट हो ऐसा दावा
मैं नहीं कर सकता, और माननीय कोर्ट को उस कानून के अंदर कुछ ऐसा नहीं दिखा हो जिससे वो स्पष्टीकरण मांग सके, इससे भी मैं इनकार नहीं कर सकता। तो माननीय हाईकोर्ट ने ये स्पष्टीकरण मांगा, जवाब मांगा है सरकार से। सरकार इसमें अपना जवाब, अपना पक्ष रखेगी, मजबूती से रखेगी, और हमें विश्वास है कि हाईकोर्ट के अंदर हम लोग फिर से इस कानून को लागू कराने में हमें सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। और जो हमारे उद्योगपति साथी हैं उनकी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, चाहे फरीदाबाद की बात हो, चाहे गुड़गांव की बात हो, चाहे सोनीपत पानीपत की बात हो, अलग अलग उद्योगपतियों के लिए सेमिनार लगा के उनकी समस्याओं को जान करके उनका समाधान करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने किया, हमारी सरकार ने किया है। तो किसी भी तरह से उद्योगपतियों को परेशान होने की जरूरत नहीं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार के शासनकाल के अंदर जो रिकॉर्ड तोड़ हमारे समय में जो निवेश आया है, इससे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर कभी आया नहीं। 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हमारी सरकार के अंदर आ चुका है। 495 MOU साइन हुए हैं। 1,69,000 छोटी यूनिट हमारे शासनकाल के अंदर। 50,000 मैं आपको बताऊं, 50,000 सरकारी नौकरी जल्दी निकालेंगे। 80,000 सरकारी नौकरी पिछले 5 साल के शासनकाल में हमने दी थी, जितनी नौकरी आज तक हरियाणा प्रदेश के इतिहास में कभी किसी सरकार ने नहीं दी। ठीक है सर। बजरंग दास गर्ग जी, ये दोहरा रवैया क्यों? झारखंड में आपकी गठबंधन सरकार इसको लागू करे, वो इस पर विचार करे तो ठीक। महाराष्ट्र की सरकार, गठबंधन की सरकार इसको लागू करे तो ठीक। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 2019 में ये कह रहे थे कि भाई हम लोकल रिजर्वेशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों को लोकल रिजर्वेशन का फायदा हो। वो बात अलग है कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहे आगे, तो वो इसको लागू नहीं कर पाए। शिवराज सिंह चौहान ने उसको कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि सर, आपके जहां पर सरकारें हैं, चाहे वो गठबंधन में हो या फिर फुल फ्लैज में आप गवर्नमेंट में हैं, अगर वहां वो कोई कानून बनाने की या तो बात कर रहा है या वहां पहले से लागू है तो ठीक है, लेकिन अगर हरियाणा में कोई कानून ऐसा बन रहा है तो आप उसका विरोध करेंगे? शर्मा जी, हाँ, मुझे आ रही है आवाज आपकी, मैं सुन पा रहा हूं, बोलिए आप जी, बोलिए। हम तो चाहते हैं युवाओं को रोजगार मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, मगर फर्क इतनी बात का है, सरकार को कोई कानून बनाने से पहले, मान लो उद्योगपति है, व्यापारी है, बड़ी बड़ी कंपनियां किनको तो कोई नियम बनाते हैं, नया कानून बनाते हैं, उनसे बातचीत करके नया कानून लाना चाहिए। चाहे किसी का किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, किसी वर्ग के ऊपर कोई नया कानून बनाया जाए तो उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करके, सलाह करके कानून बनाए, ताकि आपसी में वाद विवाद ना रहे। देखिए, ये मेरे साथी कह रहे थे, हमने तो सब उद्योगपतियों से बातचीत करके लागू किया था। अगर उद्योगपतियों बातचीत करके लागू किया था, बड़ी बड़ी कंपनियों से बातचीत करके लागू किया था, तो ये जिद्दी से इन्होंने लागू करने की बात की है। तब से अब तक लगातार उद्योगपतियों ने इसका विरोध किया है। ये लोग बातचीत किससे करते हैं? सरकार के जो चेते होते हैं ना, उनको बुलाते हैं और उनसे बयानबाजी करवाते हैं। ये भाईचारा में फूट घेरने की इनकी एक साजिश होती है कि फूट घेरो और राज करो। जिस प्रकार किसान आंदोलन था, बिन अपनी मर्जी से 5 अप्रैल 2020 को ये अपना इसकी अधिसूचना जारी कर दी, 3 किस्ती कानून लिया है, और 13 महीने लगातार किसानों का आंदोलन चला, और प्रधानमंत्री जी टीवी पर आकर बोलते हैं कि हमारी गलती हो गई, बजरंगदास गर्ग जी, हम तीनों किस्ती कानून वापिस लाते हैं, हम जनता से माफी मांगते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, क्यों सरकार? मेरा आपसे सवाल ये है, किसान में 3 किस्ती कानून लाने थे, किसानों को लेकर बहुत चर्चा कर ली है सर। आज किसानों पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, सलाह करके किसानों पर हमने बहुत चर्चा की है सर। इसी प्रकार बजरंगदास गर्ग जी, उद्योगपतियों से बातचीत बजरंगदास जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए आप। समस्या क्या है? ये कह देते हैं 73% युवाओं नहीं, आप मुझे ये बताइए, आपने जो कहा ना बजरंगदास जी, पहले सुन तो लीजिए सर, अगर मेरा सवाल नहीं सुनेंगे आप अपने हिसाब से बोलते जाएंगे, ठीक महामारी के कारण और सरकार की गलत नीतियों आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, आप जानबूझ के सुन नहीं रहे मुझे। प्रदेश के अंदर उद्योग को अनेकों उद्योग और व्यापार ठप हुए हैं। प्रदेश के अंदर अमित शर्मा जी, मैं बताना चाहता हूँ, व्यापार में उद्योग लगातार ठप हुए हैं, और जिसके कारण लाखों लोग हरियाणा के अंदर बेरोजगार हो। मेरा एक सवाल है आपसे, प्लीज अभी समझ नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, नॉन स्टॉप आप बोले जा रहे हैं। बजरंगदास जी, मेरा सवाल भी तो सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए, आपको पूरा मौका दूंगा। बोलिए। मेरा सवाल आपसे ये है सर, आप ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने उद्योगपतियों से कोई बात नहीं की, उद्योगपतियों से अगर बात कर लेते तो आज इसका विरोध ना होता।
उद्योगपतियों से अगर बात नहीं की तो पहले आपको पता होगा कि कितने हजार तक, पहले आपको पता होगा ना, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं, आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा कि पहले आपको पता होगा कि भाई कितने हजार तक की नौकरियों में इसको लागू किया जा रहा था, कि भाई इतने हजार तक की एक स्लैब बनाया गया था, लेकिन उसको उद्योगपतियों से बातचीत करके उसको कम किया गया है कि अब इतने ₹1000 तक की जो नौकरी होगी उसमें ये आरक्षण लागू होगा। मैं सही कह रहा हूं? पता होगा आपको, तो वो बात करके ही तो कम किया है ना सर, वो बात कम करके किया। अमित जी, शर्मा जी, मैं यही बताना चाहता हूँ, जो आपकी बात को मैं बड़ा कर रहा हूँ जी, जो मैं बजरंग दास जी, मैं सीधा सवाल, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले ₹50,000 तक की नौकरियों में इसको लागू करने की बात चल रही थी, इसका विरोध हो रहा था, जो उद्योगपति थे उनसे सरकार ने बातचीत की, कई दौर की बातचीत हुई, उसके बाद फैसला यह लिया गया कि भाई ठीक है 50,000 नहीं, इस स्लैब को हम 30,000 कर देते हैं कि ₹30,000 तक की जो नौकरियां हैं उसमें यह आरक्षण मिलना चाहिए। मैं सही कह रहा हूं? शर्मा जी, मैं यही बताना चाहता हूँ, आपकी बात को मैं बड़ा करना चाहता हूँ। जैसे आपने सवाल किया भी सरकार ने बात की, मैं यही बताना चाहता हूँ, इन्होंने पहले भी हैपनिंग हरियाणा गुड़गामा में बनाया और करोड़ों रुपए उस हैपनिंग हरियाणा के नाम पर गुड़गामा में खर्च किए और गुड़गामा की पूरी दीवारें रंग दी। विदेशों से उद्योगपति आ रहे हैं और यहाँ के अंदर अरबों खरबों रुपया उद्योग आएंगे और जितने उद्योगपति बाहर से भी आए या अन्य प्रदेश का है, उनका सारा खर्चा आने का, जाने का, खाने का, ठहरने का सरकार ने पे किया। ₹1 का भी, ₹1 का जो हैपनिंग हरियाणा में मीटिंग के अंदर जो एमओ साइन हुए, ₹1 उद्योग नहीं लगा। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, जो सरकार ने जिनसे बात की वो सरकार के चेते थे, सरकार के चेतों से ही बातचीत करके, सरकार के चेते से ही वो हाँ बुलवाते हैं। ठीक है बजरंग दास जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं सर। हमारी उद्योगपति से बात हुई, आप शर्मा जी, जब उद्योगपति से बातचीत हो चुकी थी 50,000 के यहाँ 30,000 के अंदर उद्योगपति राजी हो गए थे और वो कानून लागू कर दिया था, तो फिर स्टे किस बात का लाए हैं ये उद्योगपति? स्टे क्यों लाए हैं? वे हकीकत स्थिति क्या है, कोई भी उद्योगपति इस बात पे एग्री नहीं। इन्होंने असली जो सिस्टम है, जो उद्योगपति है उनसे बातचीत ना करके, अपने चहेतों से बातचीत करके ये कानून बनाया है। ठीक है, ये एक जुमले की सरकार। हाँ, मैं जवाब ले लूंगा। इन्होंने नए जुमले ठीक है बजरंग दास जी, नए जुमले छेड़ के, ठीक है, आप देखिए बजट के अंदर परसों इन्होंने क्या कहा कि हमने एक नया कानून बना दिया, जो भी किसान की फसल खरीदेंगे उसका पैसा किसान के खाते में डायरेक्ट जाएगा। अरे तुम आज नई बात कर रहे हो, किसान के खाते में तो पहले 2 साल से जा ही रहा है। चलो ठीक है सर, क्या होगी? ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है, इनको लोगों को गुमराह करने की ठीक है सर, ठीक है, है, एक साजिश होती है। रजत जी, ये साजिश के तहत आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बजरंग जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, रजत पंजेटा जी से एक भी सवाल नहीं हुआ है, वो भी है सर, सरकार खिलवाड़ कर रही है। बजरंग दास जी, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, आपका ऑडियो लेवल कम कर दिया जाएगा फिर अगर ऐसे आप करेंगे तो। मेरे सब ठीक है सर, हो गया, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। रजत जी सीधा सवाल है मेरा आपसे, इनेलो पार्टी इसके समर्थन में है या इसके विरोध में है? और जो हाईकोर्ट की ओर से आज जो फैसला लिया गया है उस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा सर। देखिए अमित जी, नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल तो इस तरह की पॉलिसीज और जिसे कहते हैं ना कि एक मजबूत कानून इस तरीके का होना चाहिए था, जो आज जैसे माननीय हाई कोर्ट में ये औंधे मुंह गिरा है इनका, ऐसी नीतियां होनी चाहिए कि 75 नहीं 100% जो है हरियाणा के युवाओं को जो है रोजगार के जो अवसर हैं उन पे प्राथमिकता जो उन्हें मिलनी चाहिए। अभी यहाँ पे कांग्रेस का भी जिक्र हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी जिक्र हुआ। इन्होंने ये एक जिसे कहते हैं ना पहले से जो बेबस, हताश और निराश जो युवा है और जो भ्रष्टाचार से हार मान चुका है, जो अटैचियों को देख देख के, उन युवाओं की भावनाओं के साथ जो है ये इन्होंने खिलवाड़ किया है भाजपा सरकार ने। और मैं भी सुन रहा था आपकी बाइट में कोई महानुभाव बोल रहे थे कि अगली जो हेयरिंग है उसमें स्टे वेकेट हो जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा जो है आप जो माननीय हाई कोर्ट है आप उसके ऊपर ना प्रश्न चिन्ह कीजिए। उन्होंने अगर आपका कानून इतना ही
सक्षम होता तो वो रिप्लाई के लिए उसके लिए अगली डेट दे देते और उसे स्टे नहीं किया जाता। तो यार आपके कानून में कोई ना कोई खामियां हैं जिस तरीके से, और अभी यहाँ जिक्र हो रहा था इनेलो पार्टी जो हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण मिले प्राइवेट नौकरियों में, इसके पक्ष में है या नहीं? सीधा सवाल है सर मेरा आपसे, घुमाइए मत। आप 75 की बात करते हैं, मैं तो 100% कहता हूँ। 100% हरियाणा के युवाओं को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए हरियाणा के अंदर। कानून ऐसे, नीतियां ऐसे बनाइए। अभी जिक्र हो रहा था हाईकोर्ट में गया कौन है, दरवाजा किसने खटखटाया? ये उद्योगपति फेडरेशन है, वही तो गई है हाईकोर्ट के अंदर। और कौन गया है हाईकोर्ट के अंदर? और अभी ये बात हो रही थी, मैं जुमला इसे क्यों कहूंगा, और ये जिसे कहते हैं ना राजनीति, देखिए मैं कहूंगा, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी जिक्र हो रहा था, ये बिल्कुल उस तरीके का कानून है जिस तरीके का कांग्रेस ने जाटों को बरगलाया था आरक्षण देने के नाम पे और फिर उन्हें छोड़ दिया था। खैर आज मुद्दा कांग्रेस को टारगेट करने का नहीं है, आज मुद्दा है बीजेपी का, और बीजेपी और जजपा सरकार का। इन्होंने क्या कहा बड़े बड़े भाषणों में चुनाव से पहले कि 5100 पेंशन देंगे, बूढ़ा बूढ़ी का जो है भात गल जाएगा, बादशाह गल जाएगा 10,200 का। उसके बाद उन्होंने बुजुर्गों का ये अपमान करने का काम किया और चौधरी देवीलाल जी की लगाई पेंशन को इन्होंने खत्म करने की नीतियां बना दी, आज पॉलिसीज ऐसी बना रहे हैं ये। उसके बाद ये देखिए डोमिसाइल जो है, डोमिसाइल को ये क्यों 5 साल किया इन्होंने, ये 20 साल करना चाहिए हरियाणा के डोमिसाइल को। आप ये देखिए हैपनिंग हरियाणा का जिक्र हो रहा था, निश्चित तौर पे हैपनिंग हरियाणा के ऊपर 6.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। और मैं हैरानगी मानता हूं, या भाजपा के प्रवक्ता किस हिसाब से सफेद झूठ बोल रहे हैं, जबकि पिछले साल भाजपा के एक प्रवक्ता अत्रे जी बोल रहे थे कि तकरीबन 7,500 करोड़ का निवेश आया है, इन्होंने 6 लाख करोड़ का निवेश बोल दिया। अरे आप सोच तो लीजिए, टीवी में बैठ के सफेद झूठ बोल रहे हो। MOU साइन हुए थे 6.5 लाख करोड़ के, जहां हरियाणा प्रदेश की जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई, लीला जैसे 5 स्टार होटलों को लाके पेड़ भी बाहर से मंगा रहे हो आप, पूरा का पूरा गुड़गांव आपने रंगा दिया, सारे गुड़गांव में लाइटें लगा दी। निवेश क्या हुआ? निवेश तो केवल 7,000 करोड़ के आसपास का भी नहीं हुआ, और MOU साइन हुए थे 6.5 लाख करोड़ के। ये देखिए हरियाणा की जनता को बरगलाने का काम करते हैं ये युवा पहले से हताश है। आज हरियाणा की बेरोजगारी दर देख लीजिए शर्मा जी, लगातार पिछले कई सालों से हरियाणा नंबर 1 पे है बेरोजगारी के अंदर। एक अखबार के दैनिक भास्कर है अखबार का नाम, उस दैनिक भास्कर अखबार के हवाले से मैं बोल रहा हूं कि हर तीसरा ग्रेजुएट हरियाणा में बेरोजगार है। केवल 25 लाख बेरोजगार हरियाणा में, और कई तो उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जब इस कानून को लागू करने की बात चल रही थी तो मुख्यमंत्री ने एक नारा दिया था, हो सकता है आपको भी पता होगा, आप नहीं बोल रहे वो अलग बात है। उन्होंने एक नारा दिया था, और नारा उन्होंने ये कहा था जब इसको लागू किया जा रहा था कि भाई हम ये चाहते हैं कि हरियाणा रोजगार युक्त हो और बेरोजगारी मुक्त हो, इसीलिए हम इसको लागू करना चाहते हैं। आप सुनिए अमित जी, के अच्छा हुआ आपने टॉपिक छेड़ दिया। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। पूरी बात मुख्यमंत्री जी ने ये कही थी कि 2024 तक हर घर में हम रोजगार देंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 6 साल पहले इन्होंने 2022 तक किसान की आय दुगनी करने का एक जुमला दिया था ना, जो आज तक किसान की आय दुगनी नहीं हुई, ये उसी तरीके से 2024 तक का डेडलाइन भी दे चुके हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। आप ये देखिए चपरासी के पद के लिए MA BTech, अखबारों की सुर्खियां हैं, MA BTech कर रहे हुए जो युवा है वो चपरासी के पद के लिए अप्लाई करते हैं। आप हरियाणा का जो आज लेकिन ये जो तस्वीरें जो आप बता रहे हैं, ऐसी तस्वीरें तो हर सरकार में आती है ना। ऐसी तस्वीरें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की सरकार में आ रही है, ऐसी तस्वीरें इससे पहले भी आती रही है सर। जी मेहरा जी, एक मिनट अमित जी, शर्मा जी एक मिनट। जी बोलिए। शर्मा जी, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ कि 1-2 नहीं, 1-2 तो आप बोल दीजिए कि चलो ठीक है, 29 बार पेपर लीक होना, लगातार भर्तियां रद्द होना। आप ही ने अभी बाइट में ये चलाया था कि जो सिपाही की भर्ती है उसके ऊपर भी गाज गिर रही है, कमांडो की भर्ती है, ग्रुप डी से मैं आ रहा हूँ बिजन जी, आ रहा हूँ बिजन जी, ग्रुप डी से उनको बोलने दीजिए, मैं आ रहा की हूँ। भर्तियां बेची जा रही है सरकार में, लाखों नहीं 350 लाख रुपया, 350 लाख रुपया एक सरकारी दफ्तर में मिलता है। 1-1 करोड़ में आंसर की बेची जा रही है, 25-25 लाख के ब्लैंक चेक लिए जा रहे हैं। सिपाही, कमांडो, सब इंस्पेक्टर, डेंटल सर्जन, अरे जज बेचे जा रहे हैं। आप तो हरियाणा जुडिशियल के जज बेच रहे हो, HCS जुडिशियल के। अरे आप ये बात करते हो। रजत जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, रजत जी मैं आ रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ।
ठीक है, ये सरकार इससे वो जवाब देना चाहते हैं सरकार विजयन जी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जवाब देने का। ठीक है, भर्तियां लगातार होती हुई अभी तक हरियाणा की रजत जी आ रहा हूँ मैं, रजत जी मैं लौट रहा हूँ फिर। अमित जी अभी तक हरियाणा की सरकार ऐसी कोई सरकार नहीं देखी, युवा तो बिल्कुल निराश हो चुका है, नौकरियां का है। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं विजेंद्र जी। एक तो वो डोमिसाइल को लेकर जो सवाल खड़ा किया है इनेलो पार्टी के प्रवक्ता ने, उसका जवाब मैं चाहूंगा आपसे। हाँ, डोमिसाइल को लेकर जो सवाल खड़ा कर रहे थे, वो बता रहे थे भाई देखो किस तरीके से आपने उसको उसकी एक लिमिट बना दी, 5 साल 20 साल वो जो कह रहे थे। एक तो उस पर आपका जवाब, दूसरा उनका ये कहना है कि भाई आपने तो बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी है जब से आपकी सरकार आई है। इस आरोप पर आपका जवाब। अमित जी देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अपने अपने शासनकाल के अंदर किसने कितने रोजगार दिए। मैं विधानसभा, हरियाणा विधानसभा में जो आंकड़े जिस पार्टी ने रखे हैं, मैं उसे अनुसार अगर आपको बताऊं तो इनेलो पार्टी ने मार्च 1999 से लेके 2005 तक 5591 सरकारी नौकरी दी अपने 5 साल के शासनकाल में। ये इन्होंने विधानसभा के पटल में ये आंकड़े रखे हैं, मैं वो बता रहा हूँ आपको। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, वो मार्च 2005 से लेके 2009 तक 18,020 सरकारी नौकरी देने का इन्होंने काम किया और 80,000 सरकारी नौकरी देने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया अपने 5 साल के शासनकाल के अंदर। और इनेलो पार्टी के जो मेरे साथी बड़े बड़े बात कर रहे थे, अभी उनके जो शीर्ष नेता हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, वो 3200 के आसपास जो जेबीटी टीचर थे, जो अयोग्य लोगों को नौकरी दी थी, योग्य लोगों को रिजेक्ट करके, उनके कारण बाकायदा कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी और वो सजा काट करके अभी आए हैं। और अपने समय में जो नौकरियों को बेचने का काम करते थे, ऐसे लोग आज रोजगार के विषय में जब बातचीत करते हैं तो वो बड़ी एक अलग स्थिति बनती है। आप बताइए, और जहां तक कांग्रेस पार्टी के मेरे साथी हैं, उन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को ये सोचना चाहिए कि अपने शासनकाल के अंदर, अरे भैया सुन लीजिए, अपने शासनकाल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से काम किया रोजगार को लेकर के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के अंदर नौकरियों को खुलेआम बेचने का ये लोग काम करते थे। अरे भैया मैं आपके बीच में नहीं बोला मैं। अरे नौकरियों को लेके ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल हुई ना, ओम प्रकाश चौटाला जी जेल आजादी की लड़ाई में जेल गए थे क्या? अरे आप बताइए ना, ओम प्रकाश चौटाला जी आजादी की लड़ाई करके जेल गए थे क्या? अरे ओम प्रकाश चौटाला जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी क्या? अरे जेल किस लिए गए थे चौटाला साहब? चौटाला साहब जेल किस लिए गए थे मुझे बताइए। अमित जी इनसे पूछिए जेल किस लिए गए थे? अरे किस लिए गए थे जेल में बताइए। उस वक्त भी भाजपा, आपके ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में आजादी की लड़ाई लड़ने के कारण गए थे या भ्रष्टाचार के कारण गए थे? अभी तो आय से अधिक संपत्ति का मामला चला हुआ है अमित जी इनके ऊपर, अभी तो आय से अधिक संपत्ति का मामला चला हुआ है और ओम प्रकाश चौटाला दोबारा भी जेल जा सकते हैं। अभी तो अभय चौटाला का नंबर भी आ सकता है। चलिए ठीक है, अभी तो अभय चौटाला का नंबर भी आ सकता है। आपके ओम प्रकाश चौटाला जी आजादी की लड़ाई लड़कर के जेल नहीं गए थे, वो भ्रष्टाचार के कारण जेल में गए थे। जो योग्य बच्चे थे उनकी जगह अयोग्य लोगों को रोजगार देने के कारण वो जेल में गए थे। आपको ध्यान रखना चाहिए, आज पूरे हरियाणा की जनता से ओम प्रकाश चौटाला को माफी मांगनी चाहिए। भ्रष्टाचार के कारण जेल में गए थे, नौकरियों के कारण जेल में गए थे और अभी तो आय से अधिक संपत्ति का मामला चला हुआ है। अभी तो आय से अधिक संपत्ति का मामला चला हुआ, दोबारा जेल जा सकते हैं ओम प्रकाश चौटाला जी। नौकरियों को बेचने के कारण, भ्रष्टाचार के कारण और योग्य लोगों की जगह अयोग्य लोगों को नौकरी देने के कारण ओम प्रकाश चौटाला जेल गए थे। उनको सजा सुनाइए। ये भ्रष्टाचार की जननी है इनेलो पार्टी, जो कंपनियों के सामने गड्ढे खुदवाती थी, बेरोजगार युवाओं की नौकरी जगह उनसे पैसे खाती थी। ये पाप किया है आप लोगों ने। ओम प्रकाश चौटाला, इनेलो पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में खुलेआम नौकरियों को बेचने का आप लोगों ने काम किया है। अरे हरियाणा प्रदेश के अंदर रोजगार दिया अमित जी, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर रोजगार दिया हरियाणा प्रदेश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आप मुझे बताइए अमित जी मुझे बताइए कि 60 लाख बेरोजगार युवाओं को अभी केंद्रीय बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, केंद्रीय बजट के अंदर भी, अरे सुन लीजिए भैया, अरे भैया सुन लीजिए, आपके बीच में मैं भी बोलूंगा फिर, आपके बीच में मैं भी बोलूंगा फिर, आपके बीच में मैं भी बोलूंगा फिर, सुन लीजिए ध्यान से। 350 लाख कैश कहां से मिला? अमित जी देखिए बीच में बोलेंगे तो फिर कहां से मिल गया? रजत जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। कैश आपके रजत जी मैं भी आपके बीच में बोलूंगा, आपके बीच में मैं भी बोलूंगा। फायदा नहीं है। आपके चौटाला जी झूठ बोली दोबारा से जेल में जा सकते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी झूठ बोल जेल में जा सकते हैं।
अभी अभय चौटाला भी जेल में जा सकते हैं। ये बताओ, अरे अभय चौटाला भी जेल में जा सकते हैं भैया। अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या। अभी तो शुरुआत है भैया। अरे आरएसएस संपत्ति का मामला चला हुआ है, आप तो आरएसएस संपत्ति का भी मामला चला हुआ है, जेल में जा सकते हैं। अभी तो जेल में जा सकते हैं। अभी तो ओम प्रकाश चौटाला जी क्यों दे रहे हो? अभी तो ओम प्रकाश चौटाला जी जेल से आए हैं, अभी जेल में जा सकते हैं। क्यों दे रहे हो? संपत्ति का मामला चला हुआ है। ठीक है, संपत्ति का मामला अधिकारियों को टिकट देते हो अभी अभय चौटाला भी जेल में जा सकते हो भैया। अभी तो अभय चौटाला भी जेल में जा सकते हैं। ऐसे संपत्ति का मामला पे चला हुआ है और भ्रष्टाचार के कारण जेल में गए थे। क्या वो पहले जेल में गए तो उस समय बीजेपी सरकार थी क्या? पहले जेल में गए तो बीजेपी सरकार थी क्या? थोड़ा सा ठंडा हो जाइए, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पिनेलो के साथ देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे सुनिए भैया, सुनिए अमित जी, अमित जी मैं पिनेलो के साथ समर्थन में थे कि हमारी सरकार ने सही मायने में रोजगार देने का काम किया। तो मैं भजन जी के पास चला जाऊंगा। अगर आप मुद्दे पर आएंगे, देखिए विजेंद्र जी, अगर आप मुद्दे की बात करेंगे तो ठीक है, अगर आप इस तरीके से कुछ और बात बोलेंगे तो मैं पहुंच जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, गलत बात है, लेकिन नहीं मैं भजन जी के पास ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ ठीक है, बोलिए। तकलीफ होती है, दर्द होता है, दर्द होने के लिए ये बात कही जाती है, तो दर्द को संभाल कर रखिए। मुद्दे पर आइए, सुनिएगा, तकलीफ आपको होगी। आप सुनिए, आपको मैं जवाब देता हूँ। देखिए हमारी सरकार ने, अमित जी, अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने 60 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का प्रोविजन बजट के अंदर किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे समय के अंदर जिस तरह से नेशनल हाईवे बने हैं, आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट के ऊपर जब अपना भाषण दिया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था। आप सब पर बोलेंगे लेकिन डोमिसाइल पर नहीं बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी डोमिसाइल पर जवाब चाह रहे हैं सर। मैं बता रहा हूँ सर, उसी के प्रवक्ता है, 70 साल के इतिहास। अरे अमित जी सुनिए तो सही, 70 साल के इतिहास के अंदर मात्र 90,000 किलोमीटर का इन्होंने हाईवे बनाया। हमने 7 साल में 50,000 किलोमीटर का हाईवे बनाया। और हाईवे के माध्यम से उद्योग धंधे को क्या चाहिए? हाईवे चाहिए, उसके माध्यम से भी रोजगार मिलता है। आने वाले बजट के अंदर 25,000 किलोमीटर हाईवे हम लोग बनाएंगे। 20,000 करोड़ रुपए का उसमें प्रोविजन हमने रखा है। और रियल एस्टेट सेक्टर के माध्यम से भी रोजगार हम लोग देंगे अमित जी। रियल एस्टेट सेक्टर में 48,000 करोड़ रुपए हमने रखे हैं। 80 लाख देंगे। रियल एस्टेट सेक्टर के माध्यम से भी हम रोजगार देने का काम करेंगे। इसके अलावा जैसे आपने बताया था कि उद्योगपतियों से हमारी चर्चा हुई है, पहले 50,000 को लेकर के बातचीत हुई थी। उद्योगपतियों ने सुझाव दिया 30,000 रुपए का। हमने कैपिंग लगाई 30,000 तक की नौकरियों में, जो 75% हरियाणा प्रदेश के युवाओं को मिलेगा। और हमने तो दूधोला के अंदर, जो पलवल का दूधोला है, उसके अंदर 1,500 करोड़ रुपए की लागत से 100 एकड़ जमीन में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, श्री विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसमें 15,000 बेरोजगार युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। सैकड़ों युवा उसमें स्किल्ड के कोर्स करके निकलेंगे। इस तरह से अनेक प्रोविजन हम लोगों ने रोजगार के मामले में किए। और जिस तरह से आज इनेलो पार्टी और कांग्रेस पार्टी हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का जिस तरह से इन्होंने विरोध किया है, और अपने लोगों को भेज करके जिस तरह से इन्होंने कोर्ट में कराया है, हरियाणा प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है उसको कभी माफ नहीं करेंगे। हरियाणा प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है देख रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने विरोध किया इस कानून का, ये लगातार। विजेंद्र जी, आपने भी कसम खा ली कि आप टॉपिक पे बात नहीं करेंगे कि हरियाणा प्रदेश विजेंद्र जी, जो सवाल मैंने किया है, विजेंद्र जी, मैंने जो सवाल किया इस पर आप आ ही नहीं रहे। देख रहा है। बोलिए भजन जी, आप बोलिए। ओम प्रकाश चौटाला जी आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गए, वो नौकरियों के कारण जेल करके आए हैं। अभी आए थे, दूंगा जवाब सुनना, अभी जवाब सुनना, जा सकते हैं जवाब सुनना। ठीक है, बारी का इंतजार करिए ना रजत जी, बारी का इंतजार करिए। कोई भी व्यक्ति प्रदेश का कोई भी नागरिक ये नहीं चाहता कंपनी के सामने खुलवाने का इन्होंने काम किया, नौकरियों को बेचने का इन्होंने काम किया। अरे राजनीतिक पार्टी जिसमें कांग्रेस भी आ गई, जिसके अंदर अनिलो भी आ गई, सभी ये चाहते हैं बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से भी मिले, इसमें कोई दो राय नहीं। हर एक का एक मत है, मगर उसके लिए कोई योजना बनानी पड़ती है। रोजगार कैसे मिलेगा? जब तक आप व्यापार में धोखो नहीं बढ़ाओगे, नए उद्योग हरियाणा में स्थापित नहीं होंगे, तो युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए सबसे पहले, कि नई पॉलिसी बनाकर बिजली के बिलों में सब्सिडी दे, नए उद्योग लगाने के लिए सस्ती जमीन उपलब्ध कराए। मतलब पड़ोसी राज्य उद्योगपति जब हरियाणा में उद्योग लगाना चाहेगा, जब आप उसको जमीन उपलब्ध नहीं करवाओगे तो वो कैसे
हरियाणा के अंदर उद्योग लगाएगा। उसके साथ बैंक ब्याज के अंदर उसको छूट कम होना चाहिए, ये सरकार ने नहीं किया, ना कोई पॉलिसी बनाई। दूसरी बात, मेरे साथी कह रहे हैं कि हमने 60 लाख, केंद्रीय बजट में 60 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की है। इससे पहले भी 2.5 साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात केंद्र सरकार ने कही थी, वो कहां गया? कितनी आदमी नौकरी दी? ये भी जुमला साबित हुआ। देखो, हकीकत बात है, घोषणा करना अलग बात है, उसको अमल करना अलग बात है। ये सरकार घोषणा की सरकार है, घोषणा तो कर देती है। इन्होंने आज तक उद्योगपतियों को 2 रुपए की रियायत नहीं दी। ये गिना दे भाई, हमने नए उद्योग लगाने के लिए या व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हमने ये सुविधा नहीं। अगर केंद्र की सरकार बजट में, देखिए आप तो बजरंग दास जी आप अच्छी से जानते हैं, आप देखिए आप तो व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं। अगर सरकार कॉर्पोरेट टैक्स को कम करती है, 18% से घटाकर उसको 15% कर देती है केंद्र के बजट में, तो आपको किसके लिए वो फैसला लिया? बताइए आप मुझे, किसके लिए फैसला था वो? अगर आप नहीं, मैं आपने जो बात कही है, मैं आपके जवाब से सवाल कर रहा हूं आपसे, किसके लिए था वो बताइए? किसको बढ़ावा मिलेगा उससे? आप पूरा इतिहास शर्मा जी जानिए। मैं इस लाइन से 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए तो मैंने सवाल किया आपसे सर। मेरे पास आंकड़े हैं, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ हमारे कपड़े पर, यहाँ लगा लो चीनी पर, खेती में उपयोग आने दवाइयों पर, खाद पर, बीज पर, अगरबत्ती, दूध पर टैक्स नहीं था। इन्होंने क्या किया, ये उसके ऊपर जीएसटी के तहत टैक्स लगा दिया। जिन वस्तुओं में 5% बेचकर था, इस सरकार ने उसके ऊपर 18 से लेकर 28% तक जीएसटी लगा दिया। इतना भारी भरकम आप क्या काम उपयोग में आने वाली वस्तु में जनरल गुड्स पे लगाओगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। हम क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहती है कि टैक्स की दरें कम हो जाए, थोड़ी बहुत, थोड़ा उद्योगपतियों को सुविधा मिल जाए। तो सुविधा मिलेगी तो नए उद्योग हरियाणा में स्थापित होंगे। आप बताइए, केंद्र सरकार ने घोषणा की एक देश एक टैक्स रहेगा, मैं भी मानता हूँ। जीएसटी के तहत उन्होंने 6 प्रकार के अलग अलग टैक्स लगा दिए, तो उन्होंने घोषणा क्या की, लगा दिए 6 प्रकार के। जीएसटी लगाने के बाद भी मार्केट फीस लगा दी। ठीक है, धान है, धान पर मार्केट फीस 1% शर्मा जी, मगर इन्होंने हाल ही में धान के ऊपर 4% मार्केट फीस लगा दी। जो अरबों रुपया धान परचेज होता है, उस पर 300 गुना मार्केट फीस हाल ही में 6 महीने पहले इस सरकार ने बढ़ा दी। अब सोचो कैसे व्यापार बढ़ेगा, कैसे उद्योग बढ़ेगा। जो राइस मिलर जो पूरे विश्व के अंदर हरियाणा की और पंजाब की प्रसिद्ध थी, वो आज पिछड़ती जा रही है। कितनी राइस मिलें बंद होगी, आप आंकड़े उठा के देख लो, आपके सामने। रजत जी, यहाँ तक रजत जी, एक सेकंड लूंगा ओनली। बोलिए। ग्राम स्तर के ऊपर जो हमारे छोटे छोटे उद्योग थे, जहाँ पिलंग, निवार, कुल्लर, बेकरी, चद्दर, अपने हैंडलूम का सामान बनता था, आज 90% दावे के साथ कहता हूँ, आंकड़े सहित 90% गांवों से उद्योग बंद हो चुके हैं, जिसके कारण तो बेरोजगारी बढ़ी है। नहीं तो छोटे उद्योग होते, मेरी माताएं, मेरी बहनें, हमारे युवा ग्राम के लोग, उनको वही रोजगार मिलता था और वहां पर अच्छा रोजगार था। सरकार की गलत नीतियां, गलत पॉलिसी, कोई रियायत ना देने के कारण बोलिए, आप जवाब देना चाहते हैं? जी, मैं आ रहा हूँ। 7 लाख नौकरियों की इन्होंने बात की, मगर ये अभी आपको दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि तकरीबन 25 लाख तो सिर्फ हरियाणा में बेरोजगार है, और ये 60 लाख जो बोला, ये आगे 25 साल का इन्होंने जो प्लान बनाया है, यानी इंतजार करते रहिए 25 साल तक। 24-25 लाख तो केवल हरियाणा में है। ये राजनीतिक जवाब नहीं है, बीच में डिस्टर्ब ना कीजिए। मेहरा जी, ये राजनीतिक जवाब नहीं, आ रहा हूँ उसके ऊपर, जिससे आपको तकलीफ होगी उस पर आऊंगा मैं, कंपनियों के सामने गड्ढे खुदवाते थे आप लोग, कितना रोजगार दिया आपने? अरे शुरू हो गए आप, अरे क्या बकवास है ये, अरे शुरू हो गए आप। चौटाला का समर्थन क्यों ले रखा है? वापस दो। अजय चौटाला केस में जेल काट के है, वापस कर दो समर्थन, वापस कर दो, और फिर से जेल जाने समर्थन वापस कर दो समर्थन। 350 रुपया पकड़ा गया, 350 लाख रुपए एसपीएससी के दफ्तर में, 350 लाख। 1 रुपया पकड़ा गया हो तो बताओ हमारे राज्य में 30 भर्तियां, 30 एक के बाद एक, 30 भर्तियों में घोटाले, 30 भर्तियां बेची आपने, 30 भर्तियां
350 लाख HPSC के दफ्तर में मिला है। मुझे पता था आपसे सुना नहीं जाएगा, मुझे पता था आपसे सुना नहीं जाएगा, आपसे सुना नहीं जाएगा, मुझे पता था, इसीलिए आप सीखने आ गए हो। सर सुन लीजिए मैं मुद्दे की बात विजेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास कर रहा था। हो क्या गया विजेंद्र जी? टॉपिक विजेंद्र जी और बात पे बात कर रहा था। आप तो अगर आपकी अकल अच्छी नहीं है, बात अच्छी किया कीजिए आप। आप ये बताइए, अजय चौटाला का समर्थन क्यों ले रखा आपने? क्यों ले रखा अजय चौटाला का समर्थन केस में? अपने 5 साल के रजत जी मैं आपसे चलिए मैं अरे चुप रहिए ना, रजत जी मैं आ रहा हूँ। रजत जी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा चुप रहेंगे, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। ठीक है विजेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? मेरी सुन पा रहे हैं क्या? आप सुन पा रहे हैं क्या? कर दिया आपने 5 साल के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपनी सरकार में कितने अरे चुप करेंगे? अरे से चुप करो भैया कोई। अरे शुरू हो गया, चुप कर भैया, बात तो मेरी है। मेरी टर्न में बीच में ना बोलो। भाषा पर थोड़ा संयम। अरे भैया आप चुप रहिए ना, मैं तो बता रहा था समझ नहीं आ विजेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बीच में कैसे अरे आपको समझ ही नहीं आ रहा। विजेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं क्या आप? विजेंद्र जी का समर्थन क्यों ले रखा? आपके साथ में पहली बात नहीं रहा सर। आपको पता आपको सर आप इतने समझदार व्यक्ति हैं सर, आप इतने शालीनता के साथ आप डिबेट करते हैं, आज क्या हो गया आपको? अरे ढिंडोरा पीट रहे हो बड़ा। विजेंद्र जी, रजत जी आप रुकिए ना। रजत जी अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बात को ठीक से रख पाए तो आप मुझे मौका दीजिए, मुझे बात करने दीजिए उनसे। विजेंद्र जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ विजेंद्र जी, तो उनसे सवाल पूछिए कि 5 साल में, जब 5 साल अरे सर पूछूंगा मैं उनसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ, आप मौका ही नहीं दे रहे मुझे। और आप तो बीच में कभी बोलते नहीं, आप पता नहीं क्या हो गया आज आपको, आप बीच में बोले जा रहे हैं। अमित जी इनसे पूछिए इन लोगों के शासनकाल में कितनी नौकरियां अरे ठीक है सर, ठीक है सर। विजेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, और देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके साथ पहली बार डिबेट नहीं कर रहा हूं, इससे पहले कितनी हमने डिबेट की है, लेकिन आप ऐसे बीच में कभी नहीं बोलते हैं। आज पता नहीं क्या हो गया आपको। इन्होंने बोला ना पहले, मेरे को बात पूरी नहीं करने दी इन्होंने। नहीं एक एक करके रजत जी जैसे ही बात पूरी कर लेंगे उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। नहीं शर्मा जी, आपसे सवाल मेरा सवाल। हाँ रजत जी बोलिए, रजत जी बोलिए आप। आपने अजय चौटाला का समर्थन क्यों ले रखा? अरे सर चुप, देखिए फिर शुरू हो गया आप। विजेंद्र जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। आप समर्थन वापस कर दो ना। मैं आ रहा हूँ। अरे समर्थन वापस कर दो, इतनी तकलीफ है तो। अरे रजत जी अब टॉपिक पे आइए आप। कौन समर्थन ले रहा है, कौन वापस लेगा, वो अलग बात है सर। वो मुद्दा नहीं है आज का सर। रजत जी बोलिए, रजत जी बोलिए रजत जी, समय खराब हो रहा है। आपने उस केस का हवाला दिया ना चौटाला का। अरे एक भी नहीं आएगी आपकी बात। अब जवाब नहीं मिल रहा। घमंड अहंकार बोलोगे, एक सीट पे भी इतना घमंड बताइए। तकलीफ है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। सर ऐसा लग रहा है आप दोनों ने हाईजैक कर लिया इस डिबेट को सर, गलत बात है ये बिल्कुल। मतलब आप आपस में लड़े जा रहे हैं सर, सवाल तो मेरा ना, सवाल सुन रहे हैं आप, न किसी दूसरे को मौका दे रहे हैं, गलत बात है आप सुन। साथ में आप क्यों समर्थन लेके चला रहे हो? अरे रजत जी आप उनको छेड़ेंगे तो वो बोलेंगे ना बीच में, आप मुद्दे पर बोलिए, फिर आप कहते हैं टाइम नहीं मिला। बोलिए आप मुद्दे पे। ठीक है मैं मुद्दे पे से ये बात करता हूँ। बोलिए आप। पत्रिका ये इन्होंने बोलने नहीं दिया ना, बीच में इनकी मुझे पता था बोलेंगे। नहीं अब नहीं बोलेंगे, भारतीय अब नहीं बोलेंगे वो, बोलिए 20 करोड़ नौकरियां गायब हो गई हैं। और अब कोरोना काल के बाद दैनिक भास्कर की न्यूज है 30 जनवरी की, देश में 3 करोड़ 3 लाख जो युवा है जो वो बेरोजगार हो गए हैं। लॉकडाउन के बाद का हवाला दे रहा हूं। आपने यहाँ पे बात करी, आपने ये बताइए FCI को जो सब्सिडी मिलती थी आदमी क्यों करी? किसान का हर जगह बजट क्यों घटाया? आपने आशा योजना शुरू करी थी अरुण जेटली जी ने 1500 करोड़ की, आज उसका बजट घटा के जहां वो MSP की गिनती की बात थी और MSP बढ़ाने की बात थी, आज उसका बजट घटा के आपने 1 करोड़ रुपया कर दिया। लगातार आप जो किसानों को मिलने वाली सुविधाएं हैं, जहां किसानों का भला हो सके, हर एक इस बजट में स्कीम में आप आधी से आधी करते जा रहे हो। किसानों को जो मिलने का बजट है, एग्रीकल्चर का बजट आपने घटाया नहीं घटाया, रूरल डेवलपमेंट का बजट घटाया नहीं घटाया। यहाँ पे बैठ के आप ज्ञान पेल रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आपकी सरकार कर क्या रही है। आप बोलते हो 60 लाख, मैं बोल रहा हूँ मैं आ रहा हूँ आपके पास विजन जी, मैं आ रहा हूँ 10 सेकंड और उनके पास, 10 सेकंड और बोलेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था से गायब हो गई है 20 करोड़ नौकरियां। आपको कुछ ज्ञान है? आज हालत क्या है? एक बड़ा मशहूर मीम चला था मिडिल क्लास के लिए, मैं कोई की चिंता नहीं करता, हो रखी है परसों को लेके, पूरा जो एग्जैक्टली था मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये जो बेरोजगार युवा है उसका क्या करोगे? मध्यम वर्ग को क्या दिया आपने? अरे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट को दिया। ठीक है रजत जी ठीक है, हो गया आपका रजत जी, हो गया आपका, मैं लौटूंगा आपके पास, समय बचेगा तो ठीक है।
ठीक है रजत जी, अब आप सुनिए, रजत जी अब आप सुनिए, उनको बोलने दीजिए। रजत जी अब जवाब ले लीजिए जल्दी से। हाँ ठीक है, एक लाइन और बोलना चाहते हैं वो, बोलिए आप जल्दी से। अमीरों के पास, अमीर तो और अमीर हो गया, 200 से भी कम अमीर लोग हैं। मैं कहता हूँ कॉर्पोरेट टैक्स, आय से अधिक संपत्ति का मामला किसके ऊपर? क्या एक इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का स्लैब एक जैसा कैसे हो सकता है? चलिए ठीक है, जब एक मिडिल क्लास की इनकम हुई नहीं है। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं सर। और कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। यू टैक्स द रिच, आप अमीर पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? 200 से भी कम लोग हैं जिसके पास पूरे देश का पैसा है, 200 से भी कम लोग हैं, उनको टैक्स क्यों नहीं लगाते हो? फिर से ठीक है सर, ठीक है रजत जी, हो गया। रजत जी अब जवाब तो ले लीजिए सर। गरीबों को और गरीब बना रहे हो रजत जी, आरोप लगा के जवाब तो लेना बनता है ना, जवाब भी नहीं ले रहे हैं आप, जवाब तो ले लीजिए। रजत जी जवाब ले लीजिए, थोड़ा सा पानी वानी विजेंद्र जी देखिए, डिबेट आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं विजेंद्र जी। खांसी तो आपको भी उठ रही थी, खांसी तो आपने भी है, खांसी तो किसी को भी उठ सकती है सर, खांसी तो मुझे भी आ रही है। अब खांसी का भी मजाक बनाओगे आप, कमाल होगी आपकी तो। रजत जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो बजट का आप जो जिक्र कर रहे थे ना विजेंद्र जी, पहले मेरी बात सुनिए आप, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। विजेंद्र जी सुनिए, हाँ मैं सुनूंगा सर, मेरी बात सुनिए आप पहले। विजेंद्र जी देखिए, बजट पर बहुत चर्चा कर ली है, बजट पर हमने चर्चा की है, उसमें हमने एनएलओ के प्रवक्ता को बुलाया, कांग्रेस के प्रवक्ता भी उसमें थे, बीजेपी के प्रवक्ता भी उसमें थे। डिबेट पर चर्चा नहीं है आज चर्चा डिबेट पर नहीं है सर। और डिबेट पर मैं बजट पर चर्चा, आपको डिबेट मैं बजट पर चर्चा नहीं करने दूंगा, बजट पर चर्चा है ही नहीं। मेरा सवाल सीधा आपसे है, जब वो सवाल कर रहे थे बजट पे आप उनको रोकते ना सर। मैंने रोका, मैंने उनको सर, मैंने उनको रोका है विजेंद्र जी, मैंने रोका है, ऐसा मत, ये गलत आरोप मत लगाइए आप मेरे ऊपर। सवाल मेरा आपसे है, बजट का जवाब दे दूं। डोमिसाइल को लेकर वो बार बार सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप इससे बच क्यों रहे हैं? आपके पास जवाब नहीं है या आपको इस बारे में जानकारी नहीं? क्या है कारण? कुछ तो होगा ना सर। अमित जी मैं जवाब दे देता हूँ जरा एक करके, आप मुझे क्या बोलना है ये मुझे तय करने दीजिए प्लीज। जी बोलिए। देखिए, एक तो बजट का जो जिक्र किया ना उन्होंने, 39.5 लाख करोड़ रुपए का बजट इस कोरोना की महामारी, जो सदी की सबसे बड़ी महामारी है, इस समय भारत सरकार जो लेके आई है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा किसानों को एमएसपी के लिए जो 2.7 लाख करोड़ रुपए, जो ऐतिहासिक है, आज तक देश के इतिहास में क्या कभी किसी ने दिया। और हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करूं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 3 खरीद सीजनों के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए, मेरे पास समय की बहुत कमी है, 40,000 और आप 40,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए मात्र खरीद 3 सीजन के अंदर, मात्र हरियाणा प्रदेश के अंदर आपके पास 3 खरीद सीजन के अंदर 40,000 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने देने का काम किया है। और जो इन्होंने बात की थी ना 5 फसलों को बढ़ाने की, 5 फसलों को बढ़ाने की, आपने फर्टिलाइजर में सब्सिडी काट ली इन्होंने, एफसीआई का बजट काट लिया इन्होंने। अमित जी आप मुझे बताइए, क्या इस तरह से वीडियो बोलेंगे क्या? क्या इस तरह से वीडियो बोलेंगे? चलिए, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। बजरंग जी आपका, विजेंद्र जी आपका, रजत जी आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट की ओर से इस पर स्टे लगाया गया है, सरकार का यह कहना है कि मजबूती के साथ हम अपना पक्ष पहले हाईकोर्ट में रखेंगे। हालांकि हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, लेकिन अगर वहां से भी किसी तरह की कोई राहत हमें नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं विपक्ष का यह कहना है कि सरकार मजबूती से अपना पक्ष रख ही नहीं पाई, अगर ऐसा होता तो हो सकता है कि स्टे ना लगता। मसला में फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।